हेलो दोस्त, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सभी बढ़िया होंगे और एक बार फिर से हम आपको इस छोटे से यूट्यूब चैनल पार्थ फिजिक्स पर स्वागत करते हैं। और आज से हम लोग कहने का मतलब है कि आज से हम लोग 10th का स्टार्ट कर रहे हैं सिलेबस और कंटिन्यू लास्ट तक हम लोग करेंगे। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए आइए आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करते हैं। और हाँ, टॉपिक पे जाने से पहले एक बार आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक भेजिए और कहने का मतलब है कि अपने दोस्तों तक भेजिए और थोड़ा सपोर्ट करिए। तो चलिए ज़्यादा देर बात करेंगे नहीं और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फिजिक्स 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन। चलिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। चलिए, तो परावर्तन सीखने से पहले हम लोग सबसे पहले सीख लेते हैं लाइट के बारे में कि लाइट होता क्या है। व्हाट इज अ लाइट, यानी कि प्रकाश क्या है। देखिए, सबसे पहले प्रकाश के बारे में हम बात करते हैं। प्रकाश है क्या। देखिए, दुनिया में कोई भी चीज देखना हो, कोई भी चीज, कोई भी, अगर आप उस वस्तु को देख पाते हैं तो उसका सीधा सा एक, देखिए, देखने का बहुत सारे तरीका होता है। उस कहने का मतलब है बहुत से कारणों की वजह से आप देख पाते हैं। उसमें से पहला कारण है लाइट। हाँ, परावर्तन भी है। आगे हम लोग सीखेंगे कि परावर्तन का देखने में, यानी किसी वस्तु को देखने में क्या योगदान है। जब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी वस्तु को हम कैसे देखते हैं तो वहां पे हम परावर्तन की कहानी बताएंगे आपको कि कैसे हम देखते हैं। फिलहाल अगर आप किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उसके लिए ये जरूरी है, लाइट, सबसे पहला। दूसरा, हमारा आंख। अब अंधे से कहा जाए कि आप दुनिया को देखिए, घास के रंग को बताइए, तो क्या वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। तो कहने का मतलब है कि अभी हम लोग दो ही चीजों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्रकाश और एक आंख, यानी कि आप किसी वस्तु को देखने के लिए अभी आपके लिए जरूरी यही है कि प्रकाश होना चाहिए और आंख होना चाहिए, तब जाकर हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर इसमें दोनों में से कोई एक ना हो, जैसे प्रकाश है, आंख ही नहीं है, तो हम कहां से देखेंगे। और आंख है, प्रकाश ही नहीं है, तो हम तो किसी वस्तु को जीवन भर नहीं देख सकते जब तक, कहने का मतलब है प्रकाश जहां पे नहीं है। अब एक अंधेरे कमरे में जस्ट इमेजिन कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं, एकदम लाइट बिल्कुल ऑफ है, और कहा जाए कि आप उस अंधेरे कमरे में पढ़ाई कीजिए, तो क्या यह संभव है कि आप उस अंधेरे कमरे में पढ़ाई कर सकते हैं? कभी संभव नहीं। आप पढ़ाई तभी कर पाएंगे जब उस कमरा में प्रॉपर लाइट, क्योंकि पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले किताब में जो चीज लिखा है उसको नजर आना जरूरी है, दिखाई देना जरूरी है। बिना दिखाई दिए तो पढ़ाई कर ही नहीं सकते। और दिखेगा कब? जब लाइट होगा तब। तो लाइट एक प्रकार का ऊर्जा है। लाइट क्या है? एक प्रकार का एनर्जी है, ऊर्जा है, जो हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं उसको देखने में हमें संवेदना उत्पन्न करता है, हमें शक्ति देता है। ये एक ऐसा ऊर्जा है जो हमें शक्ति देता है, किसके लिए? हमारे आसपास के वस्तुओं को देखने के लिए। और हाँ, उसके साथ साथ आपका आंख होना बहुत बहुत जरूरी है। और हाँ, किसी वस्तु को देखने के लिए इस परावर्तन का भी कहानी होता है। तो इस परावर्तन का क्या कहानी है वो लोग हम आगे सीखेंगे। फिलहाल अभी इतना ही कि लाइट एक प्रकार का ऊर्जा है। और कैसी ऊर्जा? इसी ऊर्जा से तो हमें देखने को शक्ति मिलता है, इसी ऊर्जा से हमें देखने की शक्ति मिलती है। अब जरा बात कर लेते हैं कि प्रकाश, थोड़ा सा और सिलेबस से हट के बात करेंगे। बहुत पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने इस प्रकाश के बारे में कुछ बोला था, कुछ कहा था। जरा आइए उनके इस कथन को हम लोग सीखते हैं। उन्होंने प्रकाश के इस
प्रकाश के बारे में एक थ्योरी दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं कर्पस्कल थ्योरी। और कर्पस्कल थ्योरी के माध्यम से हमें यह बात बताया गया था कि जो लाइट है वो एक प्रकार का कण है, एक पार्टिकल है, छोटे छोटे पार्टिकल। अब कहिए कितना छोटा, हमें दिखाई भी नहीं देता। अच्छा, कहीं अगर लाइट जल रहा है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स थोड़ी ना हमें दिखाई देते हैं, बट होते हैं, वो हमें नहीं दिखाई देते, बहुत छोटे छोटे। जैसे ये मार्कर है, तो इस मार्कर में बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला करके बना है बहुत से छोटे छोटे। क्या उन सभी छोटे पार्टिकल्स को हम देख पाते हैं? नहीं। वैसे ही प्रकाश भी जो है ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है। बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है। तो उन्होंने यही कहा था, सॉरी दोस्त, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, चलिए कोई बात नहीं, अब ठीक है। चलिए गौर सुनिए। हाँ, तो कहा थे न्यूटन के कर्पस्कल थ्योरी के पास थे। न्यूटन ने यही बात कहा था कि जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो एक प्रकार के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। लाइक जैसे अगर यहाँ पे बल्ब जल रहा है, जरा गौर से समझिएगा, अगर ये बल्ब कोई जल रहा है तो यहां से बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलेंगे, बहुत से, बहुत ज्यादा। उनका कहना यह था, लेकिन इसका उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया। इन्होंने इस बात को प्रूफ नहीं किया कि प्रकाश इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में चलते हैं। लेकिन फिर भी लोगों ने कहा कि आप साइंटिस्ट है, भगवान को नहीं, कहने का मतलब है आप इतने बड़े साइंटिस्ट है, आपने इतनी बड़ी बड़ी भौतिकी में नियमें ढूंढी है, तो आपका बात सही ही होगा। लोगों ने मान लिया और बहुत से किताबों ने इस बात को छाप भी दिया। बहुत से किताब, क्या उस समय के सारे किताब में छप चुका था कर्पस्कल थ्योरी। तब धीरे धीरे साइंस डेवलप हुआ, एक और वैज्ञानिक आते हैं, और वैज्ञानिक है, और उसमें उन्हीं वैज्ञानिकों में से एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हाइगेन्स। और हाइगेन अपने प्रिंसिपल, अपने सिद्धांत के आधार पे यह बात प्रूव किया कि जो न्यूटन बोलते हैं कि जो प्रकाश है वो एक छोटे छोटे कण है, ये बात गलत है। उन्होंने इस बात को गलत साबित किया कि प्रकाश छोटा छोटा पार्टिकल है, ये बात गलत है। और उन्होंने ये साबित किया कि न्यूटन जो बोल रहे थे वो गलत है। तो भाई उनसे पूछा गया कि भाई सही क्या है? तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम आपको प्रूफ करके देंगे। और उन्होंने बाकायदा प्रूफ भी किया कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। इस बात को उन्होंने प्रूफ भी किया कि लाइट इज अ वेव पार्टिकल, सॉरी वेव नेचर। लाइट, प्रकाश एक वेव नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर नहीं। और जब उन्होंने इस बात का प्रूफ किया, इसका प्रूफ न होने की वजह से इसको काट दिया गया, इसको गलत कर दिया गया। कहा गया कि न्यूटन का कहना गलत था कि प्रकाश जो है, लाइट जो है वो पार्टिकल है, वो गलत है। और उन्होंने इस बात को काट दिया। और फिर तरंग सिद्धांत चलने लगा कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। अब बात करते हैं तरंग में भी कैसा तरंग। देखिए, दो प्रकार की तरंगें होती है, एक होती है मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग, और एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव, अयांत्रिक तरंग। मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव में कहने का मतलब है कि यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग, उसमें से भी प्रकाश जो है, तरंग जो है, प्रकाश एक तरंग है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि यांत्रिक तरंग का भाग नहीं है, ये अयांत्रिक तरंग का भाग है। वो भी अयांत्रिक यानी नॉन मैकेनिकल वेव, और उसमें भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होता है, और एक और हम लोग जानते हैं यांत्रिक तरंगे, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, गौर से सुनिए। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। विदाउट मीडियम वो तरंगे नहीं जा सकती है। जहां पे मीडियम खत्म होगा, जहां पे माध्यम खत्म, वहां पे उनका प्रोपोगेशन यानी कि चलना भी खत्म। वो एक जगह से दूसरे जगह तक तभी जा पाते हैं
कहने का मतलब तभी जा पाते हैं जब उसके बीच माध्यम अवेलेबल। यांत्रिक तरंगे ऐसे तरंगे होती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसको चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ये विदाउट मीडियम का भी चलता है, यानी कि निर्वात में भी ये चलता है, यानी कि माध्यम हो या ना ये चलेगा। अब जरा बात कर लेते हैं जस्ट एग्जांपल के यांत्रिक तरंग का एक एग्जांपल लाइक साउंड। जो हमारा साउंड है, जो ध्वनि है, वो एक यांत्रिक तरंग है, क्योंकि उसको चलने के लिए जरूरी होता है माध्यम। अब चंद्रमा पे जाकर कितना भी जोर से चिल्ला दीजिए, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को कुछ भी नहीं सुनाई देगा कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है। अगर यही क्लास अगर हम जाकर चंद्रमा पे रिकॉर्ड करते तो पॉसिबल नहीं था कि ये क्लास रिकॉर्ड हो पाता। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फिगर आता, साउंड के बारे में तो साउंड तो बिल्कुल गायब ही होता। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि जो यांत्रिक तरंगे यानी मैकेनिकल वेव होती है, उनको चलने के लिए मीडियम आवश्यकता होती है। जैसे अभी कहने का मतलब है साउंड, आप डीजे वगैरह सुनते हैं, गांव में कहीं दूर डीजे बजता है तो हमारे कानों तक सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे मीडियम के रूप में क्या है? मीडियम के रूप में एयर है, हवा। तो उस हवा के माध्यम से होकर के वो साउंड एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करता है, एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग जो है, वो एक ऐसी तरंग है जिसको चलने के लिए माध्यम की कोई जरूरत ही नहीं है। माध्यम हुआ है कि नहीं है डजंट मैटर, ये कहा मस्त एकदम हम चलेंगे तो भाई चलेंगे, जिधर जाना को होगा उधर जाएंगे। उस रास्ते में माध्यम मिले या ना मिले उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसका एग्जाम्पल है लाइट। अब लाइट एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका मतलब यह है कि प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये बिना माध्यम के ही एक जगह से दूसरे जगह पर गति करते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो सोचिए ना, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितना डिस्टेंस है, और हर जगह मीडियम मिलने वाला नहीं है इतना ज्यादा डिस्टेंस के बाद। कहने का मतलब है कि वायुमंडल हर जगह पे नहीं है, सब जगह पे, एटमॉस्फेयर हर जगह पे नहीं है, फिर भी लाइट सूर्य से हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है। और सिर्फ हमारी पृथ्वी छोड़ दीजिए ना, इस पूरे ब्रह्मांड में, हमारे इस पूरे सोलर सिस्टम में सूर्य का लाइट पहुंचता है। तो क्या हमारे पूरे सोलर सिस्टम में ही वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है? नहीं, हर जगह एटमॉस्फेयर नहीं, फिर भी लाइट चल रहा है, हमारे पूरे सौर मंडल में चल रहा है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही कहानी है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, और इसको चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, बिना माध्यम के ही ये बड़े आसानी से चलता है। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर धीरे धीरे साइंस डेवलप हुआ और वैज्ञानिक आते गए और वैज्ञानिक आते गए, आते आते उनमें से ही एक और महान वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। सब लोगों ने उनका नाम सुना होगा, थॉमस अल्बर्ट आइंस्टीन का। ये भाई साहब अलग ही दुनिया में, अलग ही प्रकार के, कहने का मतलब है कि इनका थ्योरी चलता था। आज कहने का मतलब है कि जहां पे लोग, देखिए वैज्ञानिक लोगों का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज होता है, जहां पे नॉर्मल लोगों का सोचने का क्षमता खत्म हो जाता है, वहां से साइंटिस्ट लोग सोचना स्टार्ट करता है। आइंस्टीन ने सोचा कि इतना बड़ा वैज्ञानिक न्यूटन अगर बात बोल गया कि प्रकाश एक कण सिद्धांत है, प्रकाश छोटे छोटे कण के रूप में आगे बढ़ता है, तो इस बात में 100% तो ये गलत हो नहीं सकता, क्योंकि इतना महान व्यक्ति बिना किसी कारण के ऐसा तो कह नहीं सकता है। हाँ, वो अलग बात है कि वो कारण डेवलप नहीं हुआ तो वो किसी को दिए नहीं, कारण डेवलप हो गया होता तो दे दिए होते। उन्होंने सोचा कि इतना महान व्यक्ति सर आइजैक न्यूटन, जिनका डंका बजता था पूरे भौतिकी में, वो बोल रहे हैं कि प्रकाश एक पार्टिकल है, एक कण है, तो ये है, चला इसको साबित करने की
कहने का मतलब है साबित नहीं कर पाए वो अलग बात है, लेकिन इस बात को प्रूफ हम करेंगे। और उन्होंने इस बात को प्रूफ भी किया और बाद में साबित कर दिया कि न्यूटन गलत नहीं थे, न्यूटन सही थे, उनका थ्योरी भी सही था। यानी कि उनका करपस्कल थ्योरी एकदम सही था, लेकिन उस थ्योरी का नाम चेंज करके अपना थ्योरी का नाम दे दिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव से ही हमें पता चला था, ये एक अल्बर्ट आइंस्टीन का एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट से ही हमें पता चला कि प्रकाश जो है एक छोटे छोटे कण के रूप में आगे बढ़ता है। इसमें क्या होता है बहुत इन डिटेल तो नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें बताएंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर ये कोई मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस समझते हैं, धातु का सतह, मेटल सरफेस यानी धातु का सतह है, और जस्ट अ वेट, थोड़ा सा कैमरा हिल गया, अब बिल्कुल सही है। जरा बात कर लेते हैं इसके बारे में। अगर ये कोई मेटल सरफेस है, क्या है, मेटल सरफेस यानी धातु का सतह, और इस पे कोई कोई फ्रीक्वेंसी का अगर हम लाइट इस पे इंसिडेंट कराएं, यानी रेडिएशन को इंसिडेंट कराएं, रेडिएशन मतलब लाइट रेडिएशन, तो इसके मेटल सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं। इजेक्ट यानी कि बाहर निकल जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो मेटल सरफेस यानी धातु की सतह पर अगर हम बाहर से कोई लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, तो इस मेटल सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस यानी धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। और ये तभी पॉसिबल है जब लाइट तरंग नहीं पार्टिकल नेचर शो करेगा। क्योंकि अगर ये तरंग होता, अगर ये तरंग है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलता। ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहा है, इसका मतलब सिंपल सा है कि ये जो लाइट, हम लाइट रेडिएशन जो इस पे इंसिडेंट कराएं, लाइट जो रेडिएशन जो इस पे इंसिडेंट कराएंगे, तो इस मेटल सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस यानी धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। और ये तभी पॉसिबल है जब लाइट तरंग नहीं पार्टिकल नेचर शो करेगा। क्योंकि अगर ये तरंग होता, अगर ये तरंग है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलता। ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहा है, इसका मतलब सिंपल सा है कि ये जो लाइट, हम लाइट रेडिएशन जो इस पे इंसिडेंट कराएं, लाइट जो रेडिएशन जो इस पे आपतित हुआ, यानी कि आइंस्टीन के हिसाब से ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, जहां पे एक निम्न रेडिएशन, अब रेडिएशन निम्न ही चाहिए, बहुत ज्यादा कहने का मतलब है कि इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी देंगे जो जिस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमें पता होगा। अभी इनको डिटेल रूप से हम लोग 12 में पढ़ेंगे, अभी उतना जरूरी नहीं है। फिलहाल इस बात को प्रूफ इसी थ्योरी के आधार पर किया गया, और इस थ्योरी का नाम दिया गया प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसी चीज को कहते हैं। होता क्या है कि और उन्होंने ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे इनका नाम रखा, और उन्होंने इस छोटे से पार्टिकल को नाम रखा फोटोन। छोटे से पार्टिकल को क्या बोले, फोटोन बोले। फोटोन के साथ साथ इन्होंने इसको ऊर्जा का पैकेट बोला। क्या बोला, ऊर्जा का पैकेट, ऊर्जा का पैकेट। पैकेट मतलब वो जेब वाला नहीं जिसमें आप पैसे रखते हैं, वाह सर वाह, पैसे, पैसे पे नजर चला गया। चलिए सामने ध्यान से, पैसा पे नजर नहीं डालना है यहाँ पे। यानी कि फोटोन क्या है, एक ऊर्जा का पैकेट। ऊर्जा का पैकेट क्यों, क्योंकि ये अपने साथ काफी मात्रा में एनर्जी को लेकर के आता है। और ये तभी पॉसिबल था तब कि
ये वाला यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी पॉसिबल था जब इस फोटोन के पास एनर्जी हो, और यही एनर्जी, ये एनर्जी होगा। देखिए इस एनर्जी से क्या होगा कि ये एनर्जी लेकर के रेडिएशन के रूप में आएगा, और जैसे ही इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करेगा, आपतित होगा, तब ये जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स है, छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू सा इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेंगे कि इस ऊर्जा को लेकर अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएंगे। अब काइनेटिक एनर्जी की बढ़ी, इनकी पूंछ में आग लगी है, भाई भागो, भाई साहब एकदम अब भागना स्टार्ट किया, और भागते भागते बाहर निकल जाते। यानी कि ये जैसे ये लाइट रेडिएशन इस पे इंसिडेंट करता है, तो ये फोटॉन्स आते हैं, और फोटोन के साथ साथ, फोटोन एक ऊर्जा पैकेट है और अपने साथ ऊर्जा को लेकर के आते हैं। और जब ऊर्जा को लेकर के आते हैं तो क्या होता है कि इन ऊर्जा को ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, और इस एनर्जी को लेकर के इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से ये सरफेस को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब ये फोटोन एनर्जी लेकर के आए, यानी फोटोन होंगे तो एनर्जी तो आएगी, दैट सिंपल। तो ये था, यहां से हमें इस बात का प्रूफ हुआ कि लाइट इज अ डुअल नेचर। अब सुनिए, यहां से तो प्रूफ हो गया कि प्रकाश एक पार्टिकल है, तो अब इस तरंग वाला की क्या करें। यानी कि हाइगन जो प्रूफ किए थे तरंग, वो गलत था, नहीं वो सही था, एकदम अपने जगह पे एकदम 100% सही था। और उनसे पूछा गया कि अब बताइए हम लाइट को किस नजरिए से देखें, तो उन्होंने कहा कि आपकी मर्जी। आप जब लाइट को पार्टिकल नेचर से देखेंगे तो वो पार्टिकल नेचर दिखाई देगा, और जब आप वेव नेचर से देखेंगे तो वो वेव दिखाई देगा। वाह सर, कितना बढ़िया खूबसूरत बात बोला उन्होंने। यानी कि तू कहवा कि प्रकाश एक पार्टिकल है, तो वो पार्टिकल है, दिखाई देगा कि अरे हाँ पार्टिकल है। लेकिन उसी क्षण आप कह देगी कि लाइट एक वेव है, तरंग है, तो कहेगा कि हाँ भाई ले हम तरंग भी है। यानी कि दोनों नेचर दिखेगा, डिपेंड करता है आपने देखने का नजरिया से कि आप किस तरह से लाइट को देख रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं कि वो पार्टिकल है तो पार्टिकल है, अगर आप देख रहे हैं कि तरंग है तो तरंग भी है। तो अब देखने के नजरिए पर डिपेंड करता है। यानी कि पूरा कहानी अब दो चीजों पे सिमट कर आ गया है, वेव और पार्टिकल। तो चलिए आज ये तो इन कहने का मतलब है इसका छोटा सा इफेक्ट था। अब आगे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा लाइट इस ये थोड़ा सा बेसिक चीज था जो कि हम आपको बताना था, और ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको बताना था ऐसे ही, तो हम आपको इसको बता दिए। बाकी इन डिटेल रूप से इसको पढ़ना है आपको 12th क्लास में, थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको जानकारी दे दिए, अच्छा रहता है। अब चलिए जला लाइट से संबंधित कुछ बातों को पढ़ते हैं, थोड़ा सा रे की बात करते हैं। रे की, रे मतलब किरण। ये किरण क्या होता है जरा इसके बारे में सोचिए, जैसे गौर से सुनिएगा। जैसे अभी हम यहाँ पे एक बल्ब जला है, जैसे लाइट में तो आपके भी बल्ब जल ही रहा होगा। तो यहां से अगर ये यहां से एक ये वाला एक जो फोटोन है वो बाहर निकला, तो वो ऐसे ही एज इट इज सीधा ऐसे चलता हुआ निकल जाएगा, इसका पाथ चेंज नहीं होगा। कब तक? जब तक लाइट का रिफ्लेक्शन या लाइट का रिफ्लेक्शन ना हो, प्रकाश का जब तक परावर्तन या अपवर्तन ना होगा, ये हमेशा ऐसे ही जाएगा, सीधा एकदम सीधे निकल जाएगा ऐसे, कहीं पे इसका पाथ चेंज नहीं होगा, और ये एक स्ट्रेट लाइन बनाता हुआ जाएगा। इसी स्ट्रेट लाइन को रे कहते हैं। यानी कि प्रकाश के गमन की पाथ को ही क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। जिस पाथ पे प्रकाश गमन करता है उसी पाथ को प्रकाश का किरण कहते हैं। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पे प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है, और इसलिए प्रकाश के इस सीधी रेखा को हम लोग रे कहते हैं। अब एक और गौर बात सुनिएगा, प्रकाश का जो चाल होता है, हम बोले कि ये मीडियम यानी कि प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका मतलब ये है कि प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो किसी माध्यम में भी चलेगा। लेकिन हाँ, हर माध्यम में उसका स्पीड अलग अलग होता है। यानी हवा में अगर चल रहा है तो उसका स्पीड कुछ और होगा, पानी में चलेगा तो उसका स्पीड कुछ और होगा, कांच में चलेगा तो उसका स्पीड कुछ और होगा।
यानी हवा, पानी और कांच तीनों जगह लाइट का स्पीड सेम नहीं रहने वाला है। क्लियर? तो चलिए ध्यान सुनिए, आपको इस चीज को याद करने की जरूरत नहीं है। एक चीज याद रखिए, प्रकाश का जो स्पीड निर्वात में होता है, वैक्यूम में जहां पे कोई मीडियम नहीं है, वहां पे होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 गुना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वैक्यूम का उसका स्पीड है। और इसको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए प्रकाश का चाल इन वैक्यूम कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब सुनिए गौर से, जो वैक्यूम है और एयर, यानी कि निर्वात और हवा, दोनों जगह जो स्पीड ऑफ लाइट है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम कंपेयर करें हवा में प्रकाश का स्पीड और निर्वात में प्रकाश का स्पीड, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। और भौतिकी कहता है, साइंस ही कहता है, भौतिकी छोड़िए ना, पूरा साइंस ही कहता है कि थोड़ा मोड़ा अगर डिफरेंस है तो उसको नेगलेक्ट कीजिए। और यानी थोड़ा सा डिफरेंस था इसलिए भौतिकी कहता है कि उसको नेगलेक्ट कीजिए। और मानिए ये कि प्रकाश का जो चाल होता है, स्पीड ऑफ लाइट, जितना वैक्यूम में होता है उतना ही एयर में भी होता है। यानी एयर और वैक्यूम में स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ, वो डिफरेंस होता है डेफिनेटली। निर्वात यानी वैक्यूम और एयर में दोनों का स्पीड सेम नहीं होगा दोनों जगह, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा इसलिए हम कहेंगे कि दोनों जगह स्पीड उसका सेम है। हाँ, तो रेज के बारे में बात कर रहे थे। यानी रेज है क्या, प्रकाश जिस पाथ पे गमन करता है, एक पाथ, प्रकाश जो होता है ना, लाइट, एक हमेशा सीधी लाइन में गमन करता है, स्ट्रेट लाइन में गमन करता है। और स्ट्रेट लाइन में जब गमन करता है तो गौर सुनिएगा, उसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग रेज बोलते हैं, किरण बोलते हैं। बात समझ में आया? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेज बोलते हैं, किरण बोलते हैं। अब आगे जरा गौर से सुनिएगा, अब यहां पे बहुत से किरणों का समूह बनेगा। ऐसा थोड़ी है कि ये बल्ब जल रहा है तो सिर्फ यही एक फोटॉन्स निकल रहे होंगे, यहां से भी निकल रहे होंगे, यहां से भी निकल रहे होंगे, सभी जगह से निकल रहे होंगे। और ऐसे में सभी तो स्ट्रेट लाइन में ही तो चल रहे होंगे। अरे हाँ या ना, कौन, यस और नॉट, सभी ऐसे ही निकल रहे होंगे और सब दूर जा रहे होंगे ऐसे ही। तो देखिए, तो इन सबको हम लोग किरण ही तो बोलेंगे। सब फोटोन का पाथ ही तो है, फोटोन के गमन करने का पाथ ही तो है। और फोटोन के गमन के पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं, रे बोलते हैं। तो ये क्या, सारे के सारे रेज, क्या है, रेज। अब इसी चीज को हम लोग रेज को बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। यानी कि किरणों के समूह को हम लोग बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। बीम ऑफ लाइट यानी, तो बीम ऑफ लाइट किसे बोलते हैं, यानी किरणों के समूह को बीम ऑफ लाइट, और हिंदी में किरण पुंज बोलते हैं, किरण पुंज। अब गौर से सुनिएगा, किरण पुंज, अब ध्यान से सुनिएगा। ये किरण पुंज, जो कहने का मतलब है किरणों के समूह को ही किरण पुंज, यानी कि रेज के समूह को बीम ऑफ लाइट, किरण पुंज कहा जाता है। अब किरण पुंज देखिएगा कई प्रकार का होता है। कुछ किरणें आपस में, कहने का मतलब किरणों का समूह जो है आपस में समानांतर होता है, जैसे कुछ इस प्रकार से। ये कुछ लाइट्स, ये जो कुछ किरणें हैं जो आपस में क्या है, समानांतर है। ये हो गया एक नंबर। दूसरा नंबर जरा गौर सुनिएगा, कुछ किरणें ऐसी होती है जो फैलती है, एक जगह से निकलेंगी और ये फैलेंगी। अगर किरणों का स्ट्रेट लाइन पता कर रहे हैं तो आप लेजर लाइट से देख सकते हैं। लेजर लाइट आप जलाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन में ही किरणें बाहर निकलती है। ऐसे लेजर लाइट, जस्ट लाइक ये लेजर लाइट, जब इसको हम जलाएंगे तो यहां से किरणें निकलकर एकदम सीधा ही जाएगा, जहां जलाना चाहेंगे वहीं जलेगा। अगर हम चाहें कि इस कैमरा पे जलाएं तो कैमरा पे ही जलेगा। क्लियर? तो कहने का मतलब ये चीज है। दूसरा, यानी कि वो चीज था कि सीधा, और किरण पुंज में पहला, कुछ किरणों का समूह जो होता है आपस में समानांतर होता है, कुछ किरणों का समूह जो होता है कि कहने का मतलब है कि फैलता है, यानी दूर होगा। तीसरा,
यानी कि ये एक ऐसा प्रकाश किरणों का समूह है जो एक बिंदु से निकल करके फैलता है। तीसरा, कुछ ऐसी किरणों के समूह है जो कि सभी दिशाओं से मिल करके एक बिंदु पर आकर के अभिसारित होती है, एक बिंदु पर आती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका टॉर्च। जब आप टॉर्च जलाते हैं लाइट में, रात में, तो उस टाइम क्या होता है कि किरणें जो निकलती हैं वो एकदम पैरेलल जाती है सीधा, और समानांतर बहुत दूर तक। देखिए, समानांतर किरणों बहुत दूर तक जाती है। समानांतर का मतलब बहुत दूर जाकर करना, तो ये किरणें जो होगी बहुत दूर तक जाएगी। दूसरा चीज, किरणें एक बिंदु से निकल करके फैलती है। आप एलईडी बल्ब को देख लीजिए, एलईडी बल्ब से जो लाइट निकलेगा वो सभी दिशाओं में फैलेगा। तीसरा है सिकुड़ना। तो सिकुड़ता कब है? अच्छा, सबका नाम लिख देते हैं। ये समानांतर है, इसलिए इसको समानांतर प्रकाश पुंज बोलेंगे, समानांतर प्रकाश पुंज। अच्छा, ये दूर फैल रहा है, तो दूर फैल रहा है यानी अपसारित हो रहा है, अपसारित प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। ये हो जाएगा अभिसारी प्रकाश पुंज। सुनिए, अपसारी मतलब फैलना, अपसारी मतलब फैलना, अभिसारी मतलब सिकुड़ना। देखिए, ये इसका एग्जांपल टॉर्च से जब लाइट जलाइएगा तो प्रकाश पैरेलल निकलेगा, यानी कि रेस किरणें आपस में क्या होगी, जो प्रकाश पुंज किरणों का समूह आपस में समानांतर होगा। अपसारी मतलब फैलना, यानी कि एक बिंदु से निकलेगा और सभी दिशाओं में फैलेगा। जैसे एलईडी बल्ब हो गया, एलईडी बल्ब से जो लाइट निकलेगा वो सभी दिशाओं में फैलेगा। तीसरा, अभिसारी, यानी कि एक बिंदु पर आकर के मिलेगा। इसका एग्जांपल कमेंट बॉक्स में आपको देना है, इसका एग्जांपल कि ऐसा कौन सा एग्जांपल है जहां पे किरणें सभी दिशाओं से मिलकर के एक बिंदु पर आकर के मिलती है। तो इसका कमेंट बॉक्स में हम सबका आंसर देखेंगे जरूर से जरूर, और जब वीडियो सेव हो जाए, वीडियो जब अपलोड हो जाएगा तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और ये कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दीजिएगा, एकदम हम सबका कमेंट देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट।